हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू यादव एंड अभी हम लोग सेफ्टी बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स कंट्रास्ट मीडिया जो कि एमआर का टॉपिक है, तो हम लोग इसको 9th सेक्शन है कंप्लीट करने वाले हैं बिकॉज आवर एग्ज़ाम्स आर कमिंग सून एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एमआर कंप्लीट करना है, सिटीज, इतने सारे टॉपिक्स हैं, सब कुछ पढ़ो तभी तो होगा क्योंकि सबका मल्टीपल मिक्सचर आता है एग्ज़ाम में। तो हम लोग सेफ्टी में कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे इसमें बेसिकली हम लोग एमसीक्यूज। सो पेशेंट स्क्रीनिंग, पेशेंट मॉनिटरिंग, प्रिकॉशंस एंड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, आरएफ, ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड्स, रिलैक्सिविटी, एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट बिना कोई भी देरी किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, थ्रू पेशेंट प्रिपरेशन शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। पेशेंट प्रिपरेशन में क्या इंक्लूडेड होना चाहिए? प्रॉपर पेशेंट स्क्रीनिंग होनी चाहिए, कंप्लीट पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए एंड एडिक्वेट पेशेंट एजुकेशन। ओके, दीज ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉपर पेशेंट स्क्रीनिंग शुड इंक्लूड। प्रॉपर पेशेंट स्क्रीनिंग का क्या मतलब है, उसमें क्या इंक्लूडेड होना चाहिए? तो उसमें द एलिमिनेशन ऑफ लूज मेटल ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सनल आइटम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी पॉसिबल कंट्राडिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी बायोमेडिकल इम्प्लांट्स होना चाहिए। सो यार और करेक्ट ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। सो मेडिकल हिस्ट्री में क्या होना चाहिए? तो मेडिकल हिस्ट्री जो है उसमें भी पेशेंट एज, सेक्स, वेट, करंट फिजिकल सिम्टम्स एंड इसमें जो प्रीवियस सर्जरीज, एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम, सब चीज़ के बारे में, एलर्जीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में एक पूरा डेटा होना चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उससे गो थ्रू करती हैं। एंड एडिक्वेट पेशेंट एजुकेशन का क्या मतलब है? सो एडिक्वेट पेशेंट एजुकेशन का मतलब है थ्रू डिस्क्रिप्शन द प्रोसीजर, क्या होना है उसके बारे में पेशेंट को डिस्क्राइब करना है, कंप्लीट फिजिक्स का रिव्यू देना है कि कैसे काम करता है ये मशीन, कैसे क्या प्रोसीजर में होता है, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेनिंग स्टिल, जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो और कितने टाइम तक चलेंगी, ये सब के बारे में पेशेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। एंड एंसिलरी इक्विपमेंट दैट इज शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मैग्नेटिक रूम इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एंसिलरी इक्विपमेंट होते हैं जो कि एक्सक्लूडेड होते हैं फ्रॉम मैग्नेटिक रूम से, तो उसमें इंक्लूडेड क्या क्या होना चाहिए? फेरस ऑक्सीजन टैंक्स, बैटरी पावर्ड आईवी पंप्स, फेरस सीजर्स, पेंस एंड हीमोस्टैट्स। तो एंसिलरी जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें क्या क्या एक्सक्लूडेड होना चाहिए मैग्नेटिक रूम से? तो फेरस ऑक्सीजन टैंक्स होने चाहिए एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द, और बैटरी पावर आईवी पंप, ये जो चीज़ें हैं एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मैग्नेटिक, मतलब कि उससे इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बैटरी आईवी पंप नहीं हो जाना चाहिए, फेरस सीजर्स वगैरह, पेंस, हेमोस्टेट एंड फेरस ऑक्सीजन टैंक्स। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एंसिलरी इक्विपमेंट्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन हमारा डिपार्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड किए जा सकते हैं हम? तो हम लोग यूज करते हैं नॉन फेरस व्हील चेयर और स्ट्रेचर, प्रॉपर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट फॉर सेडेटेड पेशेंट्स एंड ए क्रैश कार्ड फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन। एंड फॉलोइंग एंसिलरी स्टाफ शुड बी ट्रेंड इन द सेफ्टी प्रोसीजर्स ऑफ द एमआरआई डिपार्टमेंट। तो किसे किसे उसे ट्रेन करना चाहिए? तो जैनिटोरियल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, एमआरआई डिपार्टमेंटल क्लर्कल स्टाफ, इन सबको एमआरआई सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए। एंड कौन से पीसेज ऑफ इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड और अवेलेबल व्हेन सेडेटिंग पेशेंट्स फॉर एन एमआरआई स्कैन, के लिए कौन कौन सा चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए डिपार्टमेंट में? एंड देयर शुड बी पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर एंड क्रैश कार्ड, these things should be monitored. And following patients injuries can be caused by improper placement of cardiac leads। कौन कौन सी पेशेंट की इंजरीज जो कि कॉज होती हैं बाय द इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द कार्डियक लीड्स? तो वो होती हैं पेशेंट बर्न,
Okay, so RF coils should be looped during scanning to improve signal to noise. जो RF coils होती हैं जो कि लूप्ड होती हैं ड्यूरिंग स्कैनिंग टू इम्प्रूव सिग्नल टू नॉइस, तो क्या ये बात सही है? लूप्ड होती हैं कि नहीं होती हैं? सो ये बात है गलत, लूप्ड नहीं होती हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंसिडरेशन नेसेसरी टू मेंटेन प्रॉपर कंप्यूटर एंड ग्रेडियंट फंक्शन? कौन सा इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंसिडरेशन है जो कि नेसेसरी होता है मेंटेन करने के लिए प्रॉपर कंप्यूटर एंड ग्रेडियंट फंक्शन को? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी बोथ। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर द इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंसिडरेशन जो कि नेसेसरी होते हैं मेंटेन करने के लिए प्रॉपर कंप्यूटर एंड ग्रेडियंट फंक्शन। एंड ऑब्जेक्ट्स शुड बी नॉट बी परमिटेड पास्ट द 5 गॉज लाइन। कौन सा 5 गॉज लाइन के ऊपर परमिटेड नहीं करना चाहिए? तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? कार्डियक पेसमेकर, हियरिंग एड्स एंड न्यूरोस्टिमुलेटर्स। Which of the following object will affect by a magnetic field of 10 gauge or higher? कौन से ऑब्जेक्ट्स अफेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जिसके 10 गॉज या उससे हायर है? तो ये अफेक्ट करेंगे वीडियो कैमराज, मॉनिटर्स एंड कैमराज। मेटल इम्प्लांट्स विद इन द बॉडी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कैन पोज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द स्कैन? जो मेटल के इम्प्लांट्स होते हैं बॉडी में जो कि डिपेंड करते हैं लोकेशन पे, उनको पोज करने के लिए किस टाइप के प्रॉब्लम के लिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम में किया जाता है, तो कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टॉर्क, हीटिंग या फिर आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं उनको होते हैं। मेटल इम्प्लांट जो कि बॉडी में होते हैं लोकेशन के हिसाब से ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, और टॉर्क करा सकते हैं या हीटिंग कर देंगे उस टिश्यू पे, या फिर आर्टिफैक्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड हजार्ड्स टू द पेशेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज ड्यू टू फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स विद इन द स्कैन रूम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? सो दिस इंक्लूड्स मेटल प्रोजेक्टाइल्स, मेटल प्रोजेक्टाइल्स को इंक्लूड करता है। And the force on a ferromagnetic object placed in a magnetic field is dependent upon which of the following factor? जो फोर्स होता है बल ऑन ए फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट पे जो कि प्लेस किया जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड पे, इज डिपेंडेंट होता है अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? किस फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है बताइए आप लोग? द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन टू द मैग्नेट। तो किस चीज़ पे ये डिपेंडेंट होता है? ऑल ऑफ द अबव पे। द मास ऑब्जेक्ट पे होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मैग्नेट एंड ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेशन टू द मैग्नेट। एंड फॉलोइंग पेशेंट्स शुड बी एब्सोल्युटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैविंग एन MRI एग्ज़ाम। किसका नहीं करना है? एंड वी हैव नॉट टू डू द MRI एग्ज़ाम ऑफ द कार्डियक पेसमेकर पेशेंट का। एंड फॉलोइंग पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड विद ए पल्स ऑक्सीमीटर ड्यूरिंग ए MRI प्रोसीजर। किसका करना चाहिए वाइटल मॉनिटरिंग? तो उसका करना चाहिए जिसमें सीडेटेड पेशेंट्स में, अनकॉन्शियस पेशेंट्स में, एंड पेशेंट्स विथ वीक वॉइसेस एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स। एंड following hazards can occur due to improperly ventilated quench। improperly ventilated quench की वजह से कौन से hazards हो सकते हैं? then there could be frostbite due to decreased room temperature, hearing loss due to increased air pressure in the scan room, and patient suffocation due to the loss of oxygen। पेशेंट सफोकेशन जो कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड जो कि सराउंड करता है द अर्थ हैज व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ? जो अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? ये होता है 0.5 गॉस का। एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द
एक्सपोजर टू ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बिलो 2 टेस्ला इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि एक्सपोजर से रिलेटेड होते हैं स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में, जिसमें बिलो 2 टेस्ला इंक्लूड है, तो उसको क्या कहेंगे? देन दिस वुड बी इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड एट टी वेव ऑन EKG एंड minimal increase in body temperature. So biological effects associated with the exposure to static magnetic field about 2 टेस्ला के ऊपर तो इंक्लूड करेगा क्या? then this would include fatigue, headache, hypotension. ये बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं जो कि एक्सपोजर से स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से जो कि 2 टेस्ला ऊपर पे आएंगे। एंड पॉसिबल बायोलॉजिकल इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर टू ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड्स एट लेवल हायर देन यूज्ड MRI इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। हायर अगर मैग्नेटिक लेवल से यूज किए जा रहे हैं ग्रेडियंट का मैग्नेटिक लेवल, तो उसमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स? तो इसमें होंगे वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टिव टिश्यू, तो जो कंडक्टिव टिश्यू है उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू RF इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। रेडियो फ्रीक्वेंसी से एक्सपोजर में कौन से बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आएंगे? तो इसमें इंडक्शन होगा इलेक्ट्रिकल करंट का इन द टिश्यू एंड हीटिंग होगा ड्यू टू टिश्यू रेजिस्टेंस, हीटिंग होगी ड्यू टू टिश्यू रेजिस्टेंस की वजह से। and the rate at which the patient can safely dissipate excess heat caused by RF energy is known as। वो दर जो कि पेशेंट में होती है सेफली डिसिपेट करती है एक्सेस हीट को जो कि कॉज होती है बाय द RF एनर्जी की वजह से, तो उस रेट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, इसको बोलते हैं SAR। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट है क्या? जो कि पेशेंट जिसमें सेफली डिसिपेट करता है एक्सेस हीट कॉज्ड बाय द RF एनर्जी इज नोन एज स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ व्हाट। तो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन इज की यूनिट है वॉट्स पर किलोग्राम एंड हीटिंग दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द RF पल्स सीक्वेंस शुड नॉट इंक्रीज द कोर बॉडी टेम्परेचर ग्रेटर देन। जो हीटिंग होती है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है RF पल्स सीक्वेंस से, तो ये क्या इंक्रीज शुड नॉट इंक्रीज द कोर बॉडी टेम्परेचर ग्रेटर देन, किससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए कोर बॉडी टेम्परेचर, तो ये इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए देन द 1 डिग्री सेल्सियस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल इफेक्ट यूनिक टू इको प्लानर इमेजिंग। इको प्लानर इमेजिंग का बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? देन इट इज़ द मस्कुलर ट्विंचेस इन फेस एंड बैक। मस्कुलर ट्विंचेस और जो फेस और बैक में होते हैं ये इको प्लानर इमेजिंग का बायोलॉजिकल इफेक्ट। एंड स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट इज डिपेंडेंट अपॉन विच फैक्टर। स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? इंक्लूडेड इलेक्ट्रिकल फील्ड, टिश्यू डेंसिटी, पेशेंट साइज एंड पल्स ड्यूटी साइकिल, टिश्यू कंडक्टिविटी। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। रिकमेंडेड होल बॉडी SAR लिमिट स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट लिमिट फॉर MR इमेजिंग। होल बॉडी का SAR लिमिट MR इमेजिंग में कितना रिकमेंडेड होता है? देन इट इज़ 0.4 वॉट्स पर kg होता है। एंड द रिकमेंडेड SAR लिमिट फॉर सेफली इमेजिंग द हेड के लिए कितना होता है? तो ये होता है 3.2 वॉट पर kg। और रिकमेंडेड SAR लिमिट फॉर सेफली इमेजिंग स्मॉल वॉल्यूम्स कितना होता है स्मॉल वॉल्यूम्स के लिए? देन इट इज़ 8 वॉट्स पर किलोग्राम होता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ MRI कंट्रास्ट मीडिया ऑन टिश्यू रिलैक्सेशन रेट्स। टिश्यू रिलैक्सेशन रेट्स TRR में इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं?
कंट्रास्ट मीडिया के, जो MR कंट्रास्ट मीडिया होते हैं, तो उसके क्या ये रिलैक्सिविटी प्रोवाइड करता है। एंड कंट्रास्ट एजेंट प्रेजेंट यूज्ड इन MRI हैव ए व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन टिश्यू। कंट्रास्ट एजेंट जो होते हैं प्रेजेंटली यूज किए जाते हैं MRI में, उनमें किस टाइप के इफ़ेक्ट्स होते हैं टिश्यूज़ में। तो ये होते हैं डिक्रीज्ड T1 रिलैक्सेशन टाइम्स। एंड फर्स्ट मटेरियल जो कि यूज किया गया था बाय द फेलिक्स ब्लॉच टू चेंज मैग्नेटिक रिलैक्सेशन टाइम्स वाज नोन एज, जो कि फेलिक्स ब्लॉच के द्वारा पहला मटेरियल यूज किया गया था चेंज करने के लिए मैग्नेटिक रिलैक्सेशन टाइम को, तो वो कौन सा था मटेरियल? वो मटेरियल था फेरिक नाइट्रेट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट यूज ऑफ पैरामैग्नेटिक एजेंट ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट वाज इन व्हाट ईयर। जो फर्स्ट यूज हुआ था पैरामैग्नेटिक एजेंट का ह्यूमन सब्जेक्ट पे, वो किस ईयर में हुआ था? वो हुआ था 1981 में। एंड द फर्स्ट ओरल MRI कंट्रास्ट एजेंट यूज्ड इन ह्यूमन सब्जेक्ट वाज नोन एज। फर्स्ट जो कंट्रास्ट एजेंट यूज हुआ था ह्यूमन सब्जेक्ट पे, वो कौन सा था? वो था फेरिक क्लोराइड। एंड फर्स्ट इंट्रावेनस MRI कंट्रास्ट एजेंट यूज्ड इन ह्यूमन सब्जेक्ट वाज नोन एज गैडोपेंटेड डाइमेग्लोमाइन। Gadolinium has how many unpaired electrons in its outermost orbit? गैडोलियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो ये होते हैं 7। MRI कंट्रास्ट एजेंट नोन एज T1 एजेंट प्रोड्यूस्ड व्हाट टाइप ऑफ कंट्रास्ट ऑन T1 वेटेड इमेजेस। जो MRI कंट्रास्ट एजेंट होता है, जिसको T1 एजेंट्स बोलते हैं, प्रोड्यूस होता है किस टाइप की कंट्रास्ट से ऑन T1 वेटेड इमेजेस में? पॉजिटिव या फिर निगेटिव? तो ये प्रोड्यूस करता है पॉजिटिव इमेजेस। किस चीज़ में? ये पॉजिटिव इमेजेस प्रोवाइड करता है। ओके, हमारा कंट्रास्ट T1 वेट एजेंट्स जो होता है प्रोड्यूस करता है T1 वेटेड इमेजेस में पॉजिटिव कंट्रास्ट। एंड हमारा ही कंट्रास्ट एजेंट जो कि T2 एजेंट होता है प्रोड्यूस करता है व्हाट टाइप ऑफ कंट्रास्ट इन T2 वेटेड इमेजेस में? तो नेगेटिव कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है। हमारा ही कंट्रास्ट एजेंट एज T2 एजेंट्स, हमारा ही कंट्रास्ट एजेंट जो कि T2 एजेंट होता है हैव व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन टिश्यूज। तो उसका किस टाइप का इफ़ेक्ट होता है टिश्यूज़ पे? डिक्रीज़ करता है T2 रिलैक्सेशन टाइम। T2 रिलैक्सेशन टाइम घटा देता है। क्या घटाता है? MRI कंट्रास्ट एजेंट जो कि T2 एजेंट होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट फॉर ए केमिकल बिफोर इट कैन बी यूज्ड एज एन MRI कंट्रास्ट मीडियम? कौन सा केमिकल है जो कि पहले यूज़ किया जाता था एज ए कंट्रास्ट? रिक्वायरमेंट जिसकी होती है फॉर ए केमिकल बिफोर इट कैन बी यूज, जिससे पहले वो मतलब यूज किया जाए एज ए कंट्रास्ट मटेरियल, तो कौन सा केमिकल है और उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो ये है इट मस्ट बी डिक्रीज्ड मैग्नेटिक रिलैक्सेशन टाइम्स को डिक्रीज करता हो और मस्ट बी बायोलॉजिकल कंपैटिबल विद द ह्यूमन बॉडी के साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ वो बायोलॉजिकली कंपैटिबल हो। एंड केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड टू बाइंड द मेटेलिक आयरन इन MRI कंट्रास्ट एजेंट्स इज नोन एज। वो केमिकल कंपाउंड जो कि यूज किया जाता है बाइंड करने के लिए मेटेलिक आयरन को इन द MRI कंट्रास्ट एजेंट्स में, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं किस नेम से? चिलेट्स के नाम से। चिलेट्स क्या है? वो आयन होते हैं जो मेटेलिक आयन होते हैं जो कि बाइंड करते हैं केमिकल कंपाउंड्स को। एंड टू मिनिमाइज MRI कंट्रास्ट एजेंट टॉक्सिसिटी, एजेंट में कैसा होना चाहिए एजेंट्स? तो वो होना चाहिए excreted intact by the kidney and excreted intact by the gallbladder or intestine, and amount of drug required to cause death
कौन सा अमाउंट है ड्रग का जो कि ड्रग डेथ कॉज करता है, एंड हाफ ऑफ ए सैंपल ऑफ लेबोरेटरी माइस इज नोन एज। अगर उसमें ड्रग जो डेथ कॉज करती है इन्हें हाफ ऑफ सैंपल जो आधे सैंपल में लेबोरेटरी में माइस में, तो उसको किस नाम से जानते हैं? देन वी से दिस लीथल डोज 50 एंड मीडियन लीथल डोज भी बोलते हैं, MLD भी बोलते हैं और लिटल डोज 50 भी बोलते हैं। एंड which of the following is the median lethal dose gadopentate dimeglumine? median lethal dose gadopentate dimeglumine का कितना होता है? तो होता है 10 to 20 millimole per kilogram. And contrast agent that stays electrically neutral in water and do not separate into ions are said to be। वो कंट्रास्ट एजेंट जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है पानी में और ये सेपरेट नहीं करता है आयंस को, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन आयनिक बोलते हैं। और कंट्रास्ट एजेंट जो कि सेपरेट करता है इनटू चार्ज्ड आयन इन द वाटर आर सेड टू बी। तो जो सेपरेट होता है इन द चार्ज्ड आयन तो उसको क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सच एज द वॉल ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज। जो डिफ्यूजन होता है फ्लूइड का उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस उस तरीके का डिफ्यूजन होता है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है जैसे कि लिविंग सेल में होता है। एंड ऑस्मोलैलिटी ऑफ ए कंट्रास्ट एजेंट इज मेजर्ड इन व्हाट यूनिट? ऑस्मोलैलिटी को किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो उसको मेजर करते हैं ऑस्मोल्स पर किलोग्राम ऑफ वाटर या फिर मिली ऑस्मोल्स पर किलोग्राम ऑफ वाटर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is the effective clinical dosage of gadolinium is how many moles per kilogram of body? कितना होता है? 0.1 मिलीमोल पर किलोग्राम होता है इफेक्टिव क्लिनिकल डोसेज ऑफ गैडोलिनियम। एंड पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट ऑफ गैडोपेंटेट डाइमेग्लूमाइन का क्या होता है? तो इसका पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट माइल्ड टेम्परेरी हेडेक, नाउजिया, वॉमिटिंग होते हैं। गैडोलिनियम DTPA का क्या आल्सो नोन एज मैग्नेविस्ट इज बाउंड बाय विच चिलेट? किस चिलेट के साथ बाउंड होता है? ये बाउंड होता है डाईथाइलिन ट्राइएमाइन पेंटाएसिटिक एसिड से। डाईथाइलिन ट्राइएमाइन पेंटाएसिटिक एसिड से बाइंड होता है। गैडोलियम DOTA आल्सो नोन एज डोटारेम इज बाउंड बाय विच चिलेट? ये किस चिलेट से बाउंड होता है? तो ये बाउंड होता है टार्ट्राएजासाइक्लोडोकेन टेट्राएसिटिक एसिड से। टार्ट्राएजासाइक्लोडोकेन टेट्राएसिटिक एसिड से बाइंडेड होता है। गैडोलियम DTPA BM में इसको होमनी स्कैन भी बोलते हैं। ये किस चिलेट से बाउंडेड होता है? ये बाउंडेड होता है 22 मेथाइलामाइड से बाइंड होता है। 22 मेथाइलामाइड से बाइंड होता है। एंड गैडोटेरियोडॉल इज ऑल्सो नोन एज प्रोहेंस। ये इसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर होता है मैक्रोसाइक्लिक नॉन आयनिक। And gadopentate dimeglumine also known as magnevist is based on what type of molecular structure? इसका क्या होता है? तो इसका molecular structure होता है लीनियर आयनिक। एंड गैडोडाइमाइड also known as ओमनी स्कैन। तो ये इसमें molecular structure क्या होता है? इसका molecular structure होता है लीनियर नॉन आयनिक। एंड मैग्लूमाइन आल्सो नोन एज डोटारेम। तो ये बेस्ड ऑन होता है व्हाट टाइप ऑफ मोलेकुलर स्ट्रक्चर पे? किस टाइप की मोलेकुलर स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है? तो ये बेस्ड होता है मैक्रोसाइक्लिक आयनिक
किसकी स्ट्रक्चर होती है? डोटारम की, जिसको गैडोटेरेट मेगलोमाइन भी बोलते हैं। एंड क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट यूज करने के लिए क्लिनिकल इंडिकेशन क्या होता है? सीएनएस ट्यूमर्स, पोस्ट सर्जिकल नंबर, दिस एन इन्फेक्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर्स दैट आर आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर, उनको क्या कहते हैं? जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होती हैं उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एक्स्ट्राएक्सियल। द टाइप ऑफ नियोप्लाज्म इन द हेड ऑफ द इनहेंस प्राइमरीली ड्यू टू दियर इंक्रीज इन वेस्कुलरिटी आर नोन एज। नियोप्लाज्म जो कि हेड में होता है, जो कि इनहेंस करता है प्राइमरीली ड्यू टू द, किस वजह से इनहेंस करता है? इंक्रीज इन द वेस्कुलरिटी। तो उसको किस टाइप का नियोप्लाज्म होता है? तो वो होता है एक्स्ट्राएक्सियल नियोप्लाज्म। एग्जाम्पल ऑफ एन एक्स्ट्राएक्सियल नियोप्लाज्म का क्या है? तो मेनिंजियोमा और एकॉस्टिक न्यूरोमा इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द एक्स्ट्राएक्सियल नियोप्लाज्म and the type of neoplasm in the head that enhance primarily due to the breakdown of the blood-brain barrier are known as। वो नियोप्लाज्म जो कि इन्हेंस करता है प्राइमरीली ड्यू टू, किस वजह से? ब्रेकडाउन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से। तो वो कौन सा टाइप का नियोप्लाज्म होता है? वो होता है इंट्राएक्सियल नियोप्लाज्म। एग्जाम्पल ऑफ एन इंट्राएक्सियल नियोप्लाज्म का क्या है? तो इंट्राएक्सियल नियोप्लाज्म का एग्जाम्पल क्या है? एस्ट्रोसाइटोमा, क्योंकि जो अकाउस्टिक न्यूरोमा और मेनिंजियोमा है ये एक्स्ट्राएक्सियल नियोप्लाज्म है। एस्ट्रोसाइटोमा क्या है? इंट्राएक्सियल नियोप्लाज्म है। सो विच एरिया आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर शोज नॉर्मल इन्हेंसमेंट विद द इंजेक्शन ऑफ गैडोलिनियम। ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर का वो एरिया जो कि नॉर्मल इन्हेंसमेंट शो करता है विद द इंजेक्शन ऑफ द गैडोलियम, तो उसको क्या बोलते हैं? देन वी से दैट कोरॉइड प्लेक्सस, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन नियोप्लास्टिक डिसीज ऑफ द ब्रेन दैट इन्हेंसेस द इंजेक्शन ऑफ गैडोलिनियम। कौन सा नॉन नियोप्लास्टिक डिसीज़ है जो कि ब्रेन की है और इन्हेंस करती है इंजेक्शन ऑफ गैडोलिनियम को? तो वो कौन सी डिसीज़ है? मेनिंजाइटिस है, डीमाइलिनेटिंग डिसीज़ है, एंड डीमाइलिनेटिंग एंड सेरेब्रल इन्फेक्शन। नियोप्लाज्म विद इन द स्पाइनल कॉर्ड आर सेड टू बी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। नियोप्लाज्म किस लोकेशन पे लोकेटेड होता है? So the neoplasm is located in the intramedullary locations. So neoplasm outside the spinal cord but within the CSF। नियोप्लाज्म जो कि आउटसाइड होता है स्पाइनल कॉर्ड के और विदिन होता है CSF स्पेस के, आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। तो किस लोकेशन पे लोकेटेड होता है? एक्स्ट्रा मेड्यूलरी इंट्राड्यूरल में। नियोप्लाज्म of the spine that are outside the spinal cord and outside the CSF spaces are said to be located in which of the following locations। तो उसको जो नियोप्लाज्म होता है जो कि स्पाइन में होता है और आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो आउटसाइड द CSF स्पेस उसको किस टाइप लोकेटेड होता है, किस प्लेस पे? तो वो लोकेटेड होता है एक्स्ट्राड्यूरल प्लेस पे लोकेटेड होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजीज ऑफ द स्पाइन इज एन इंडिकेशन फॉर द यूज़ ऑफ एन MRI कंट्रास्ट। कौन सा पैथोलॉजी का इंडिकेशन होता है MRI कंट्रास्ट यूज करने के लिए? तो स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन, रिकरेंट डिस्क हर्निएशन, इंटरमीडियरी नियोप्लाज्म, दीज ऑल आर द इंडिकेशंस फॉर the uses of MRI contrast and contraindication for the use of gadolinium। कंट्राइंडिकेशन क्या होता है गैडोलिनियम को यूज करने के लिए? तो अभी तक कोई भी नॉन कंट्राइंडिकेशन इसका नहीं पता चला। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिकॉशन फॉर द यूज ऑफ गैडोलिनियम। गैडोलिनियम को यूज करने के लिए प्रिकॉशन क्या क्या लिए जा सकते हैं? तो पेशेंट्स विथ सिकल सेल एनीमिया, पेशेंट्स विथ हिस्ट्री ऑफ ग्लैंड मल सीजर,
grand mal seizure, and patient with the history of अस्थमा, जिसमें अस्थमा है, ग्रैंड माल सीजर है, सिकल सेल एनीमिया है, तो उसमें हम लोग को प्रिकॉशंस लेने हैं और देखना है कि कैसे यूज करना है. With the guidance of the radiologist, we have to use the gadolinium in the patients suffering from the sickle cell anemia, history of grand mal seizures, and a history of asthma. Okay, so here are the structures of the some brands. Draw a line to match the brand name and structure type of the diagram of the contrast agents. इसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ करनी है लाइन, इनको मतलब मैचिंग करना है, कौन कौन सा है, प्रोहेंस कौन सा है और मैग्नीवेस्ट कौन सा है और ओमनी स्कैन कौन सा है, डोटारेम कौन सा है. सो दिस इज़ योर होमवर्क. और इतना पढ़ने के बाद अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग को इसको और रिवाइज करना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए. ओके, टिल देन like, share and subscribe and follow me for such more informative videos for regarding your examination point of view. Okay.